हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को। और हम लोगों ने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के पार्ट 1 को पढ़ लिया है, तो आज हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। अब हम लोगों ने आपके सामने एक पेज खोल रखा है और इस पेज में हम लोग रिटर्न टू स्केल में जो 3 तरह के रिटर्न ऑफ टू स्केल होते हैं, एक डिक्रीजिंग रेट होता है, कांस्टेंट रेट होता है और एक इंक्रीजिंग रेट होता है स्केल रिटर्न टू स्केल का। तो हम लोग इस तीनों ग्राफ को आपको दिखा रहे हैं। पहले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिक्रीजिंग रेट का ये ग्राफ देख लें, ये फिगर देख लें, फिर कांस्टेंट रिटर्न है, फिर हम डिक्रीजिंग रिटर्न के ग्राफ को दिया है। इसको अगर उन्हें बहुत गौर से देखना हो तो इस वीडियो को रोक करके देखें और इसको अच्छे से समझें। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने कॉपी में, नोटबुक में इसको उतार भी लें। अब हमने एक पेज खोल रखा है और इस पेज में हम लोग रिटर्न टू स्केल में डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिखा रहे हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को हम लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश किया है कि द आउटपुट मे बी लेस देन डबल व्हेन ऑल द इनपुट्स आर डबल। जब हम लोग इनपुट को डबल करते हैं तो आउटपुट डबल से कम हो, या और द आउटपुट मे गेट डबल, और या फिर आउटपुट डबल हो जाए कब, व्हेन द इनपुट्स आर मोर देन डबल। जब इनपुट डबल से भी ज्यादा हो और तब आउटपुट डबल हो जाए तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है क्यों? इसमें ऐसा होता है कि द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, जो आउटपुट बढ़ोतरी हुई है उसका परिमाण, उसकी क्वांटिटी अगर हम लोग उसके रिस्पेक्टिव इंक्रीज इन इनपुट के साथ देखें, यानी न्यूमरेटर जो है वो हमारा इंक्रीज्ड आउटपुट हो और आउटपुट के लिए जितना इनपुट लगा है वो हमारा डिनोमिनेटर हो, तो उसका जो रेशियो होता है वो लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है। यानी कि आउटपुट बटा इनपुट 1 से कम होता है। और इसको हम लोगों ने बहस किया है, इसको भी स्टूडेंट्स देख लेंगे। द केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाइज टू लार्जर स्केल फर्म्स एंड इन द लार्जर स्केल ऑपरेशंस। बड़े फर्म में, बड़ी कंपनियों, बड़ी फैक्ट्रियों में और जहाँ पे बड़े ऑपरेशंस होते हैं, बड़ा प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती है, डिक्रीजिंग रिटर्न हो जाता है। क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है उसमें क्या होती है, मैनेजरियल डिफिकल्टीज हो जाती है, उसमें नई डिफिकल्टी आती है, नई परेशानी आती है। और वो ये होता है कि उनके लेबर का और कैपिटल का मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका घट जाता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो सही से काम नहीं करा पाते, कम्युनिकेशन उनका सही से नहीं हो पाता है जो मैनेजर्स हैं उनका वर्कर के साथ, और मैनेजमेंट जो है वो किसी भी काम को मॉनिटर करने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्क प्लेस दूर होता है, उनके मैनेजरियल ऑफिस दूर होता है और उनका वर्कमैन फैक्ट्री में होता है और मैनेजमेंट और इंटरप्रेनर जो उनके ऑफिसेज में होते हैं, और कई बार लाइजन नहीं हो पाता है और वो सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से उनका जो है प्रोडक्शन कम होने लगता है, और जो अल्टीमेटली दैट अमाउंट्स टू द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसको अगर हम एक लाइन में, अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल का कारण क्या है, वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज लाइकली विद द लैक ऑफ कोऑर्डिनेटिंग टास्क। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट और वर्कर के साथ नहीं हो पाता है। अब हम लोगों ने एक नया पेज खोल रखा है जो रिटर्न टू स्केल में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये कहता है कि अगर हम लोग किसी इनपुट को बढ़ाते हैं तो इनपुट को अगर हम डबल करते हैं तो आउटपुट भी डबल हो जाए, इनपुट को अगर हम ट्रिपल करते हैं तो आउटपुट भी ट्रिपल हो जाए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास 4 लेबर आवर्स है और 2 कैपिटल यानी कि मशीन आवर्स है, तो हम लोग 10 यूनिट बना पाते हैं। और 4 को जब 8 हम लोग लेबर आवर्स कर देते हैं और मशीन को 2 से 4 मशीन आवर्स कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन 20 यूनिट हो जाता है। ये ओपी जो है ये प्रोडक्शन को शो करता है। और इसी तरह जब हम लोग 4 लेबर आवर्स को 12 कर देते, 3 कर देते हैं और मशीन आवर्स को 2 से 6 कर देते हैं, हमारा प्रोडक्शन 30 हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने, मैं आपको फिर पीछे ले जा रहा हूं, तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में देखा है, वो भी स्टूडेंट्स देखें, वो हमने ये देखा है कि जब हमारा 4 लेबर आवर्स होता है और 2 मशीन आवर्स होता है तो हम लोग 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, ये ओपी जो है प्रोडक्शन लाइन है। और फिर हम लोग 10 से 20 यूनिट के प्रोडक्शन में हम लोगों को 8 नहीं का, हम लोग का प्रोडक्शन जब डबल होता है तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा लेबर आवर्स जो है वो 4 से 10 हो जाता है और मशीन आवर्स 2 से 5 हो जाता है। तब जाकर के हम लोगों का डबल प्रोडक्शन होता है। यानी कि अगर हम लोग इनपुट को डबल करें तो प्रोडक्शन लेस देन डबल होगा, और प्रोडक्शन को डबल करने के लिए इनपुट को मोर देन डबल करना पड़ा है। और इसी तरह से हमारा 10 यूनिट से 20 यूनिट हुआ है, मोर देन डबल में इनपुट मोर देन डबल लगा है, और 20 से 30 यूनिट तब हो रहा है। ऐसे अगर हमारा कांस्टेंट रेट से अगर बढ़ता इनपुट आउटपुट दोनों, तो 4 में हम लोगों ने 4 लेबर आवर्स और 2 मशीन आवर्स में हम लोगों ने 10 यूनिट किया था, तो 12
लेबर आवर्स एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 मशीन आवर्स में हम लोग 30 कर लेते, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 30 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कब हो रहा है, जब हमारा लेबर आवर्स 18 हो रहा है और हमारा मशीन आवर्स 9 हो रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो हम लोगों ने ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को भी देखा और कांस्टेंट को भी देखा। अब हम लोगों ने एक नया पेज खोल रखा है और इसमें हम लोग देख रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें हम लोग देख रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इफ द इनपुट्स आर डबल्ड, द आउटपुट्स get more than double और the output gets doubled when the inputs are less than double। यानी कि जब इनपुट को हम लोग डबल करते हैं तो आउटपुट डबल से ज्यादा हो जाता है, और अगर आउटपुट डबल हो जाता है तो हमारा इनपुट डबल से कम ही रहता है। तो दिस इज एन इंक्रीजिंग, यही जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। क्योंकि हम आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये 4 लेबर आवर्स है और 2 हमारा मशीन आवर्स है जो हमारा 10 यूनिट प्रोडक्शन करता है, लेकिन हमारा 20 यूनिट प्रोडक्शन कब हो जाता है, जब हमारा 6 लेबर आवर्स है और 3 मशीन आवर्स है। गोया कि अगर हमारा इक्वल रेट से दोनों चीज़ चलता तो हमारा 20 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 8 आवर्स होना चाहिए लेबर आवर्स और 4 होना चाहिए था मशीन आवर्स। वेयर एज हमारा 4 आवर्स ऑफ लेबर एंड 2 आवर्स ऑफ मशीन में हम लोग 10 करते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग 6 कर देते हैं, यानी कि दोगुने से कम बल्कि 1.5 गुना, तो हमारा प्रोडक्शन 10 से 20 यूनिट हो जाता है। और फिर 6 से जब 7 होता है हमारा लेबर आवर्स और 3 से 3.5 यानी 3.5 घंटा होता है वो, और मशीन आवर 7 घंटा होता है लेबर आवर, तो हमारा 3 गुना हो जाता है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। द रीजन फॉर दिस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज द स्पेशलाइजेशन। इसका कारण क्या है कि हमारे इनपुट में ज़्यादा इनपुट जितना बढ़ाते हैं उससे हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डबल रेट से भी ज़्यादा बढ़ रहा है, दुगुने से भी ज़्यादा हो जाता है। इनपुट दुगुना होता है तो दुगुने से ज़्यादा हो जाता है, ये तिगुना होता है हमारा इनपुट तो तिगुने से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो या फिर वो तिगुना तब हो जाता है जब हमारा दुगुना से भी कम होता है। हमारा इनपुट जब दुगुने से भी 4 की जगह 8 होता तो दुगुना होता, और यहाँ 2 मशीन आवर्स के जरिए अगर 4 मशीन आवर्स होता तब डबल होता, तो ये डबल से भी कम है, हमारा आउटपुट 3 गुना हो गया, 30 यूनिट हो गया। तो इसका कारण क्या है? द रीजन फॉर दिस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बाय मैनेजर्स एंड वर्कर्स एंड द एक्सपर्टीज दे एक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड लार्ज स्केल प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जो मैनेजर हैं और जो वर्कर्स हैं वो बड़े दक्ष हो गए हैं, अपने काम के बहुत माहिर हो गए हैं, और उनका बड़ा ज़बरदस्त स्पेशलाइजेशन हो गया है, जिसके कारण वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे पा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने एक उदाहरण भी ले लिया कि द ऑटोमोबाइल कंप्यूटराइज असेंबली लाइन इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जो कंप्यूटराइज असेंबली लाइन है ऑटोमोबाइल का, कार के बनाने का, और ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रीज में जो अभी कंप्यूटराइज असेंबली लाइन जो जिस तरह से कारें बनाई जाती है कंप्यूटराइज सिस्टम से और रोबोट से, तो वो बहुत तेज़, उनका जो रिटर्न टू स्केल है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों ने एक नया पेज खोल रखा है जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंसेप्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन को देखा है, उसको समझने की कोशिश किया है, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश किया है। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑल फैक्टर्स, हम लोगों ने एक सार को लिखा है अपने इस लेक्चर के सार को, और ये जो हमारा रिटर्न टू स्केल है उसके सार को, कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होते हैं, उनमें बदलाव होता रहता है, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में फिक्स ही रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा एक खास मशीन, खास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का है, तो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम नहीं बदल सकते, उसका रिटर्न स्केल बदला ही नहीं जा सकता है। तो बाई चेंजिंग द क्वांटिटी ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद द डेवलप्ड टेक्नोलॉजी द स्केल ऑफ प्रोडक्शन गेट्स चेंज। जब एक बहुत लंबी मुद्दत में जब पूरा हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं और हमारा रिटर्न टू स्केल भी जो है चेंज कर जाता है, उसमें ही परिवर्तन आता है। तो डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद रिटर्न टू स्केल जो है वो ज़रूरी तौर पर एक यूनिफॉर्म फिनोमेना है, कॉन्स्टेंट फिनोमेना है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अगर कोई प्रोडक्शन चल रहा है तो उसके लिए रिटर्न टू स्केल जो है एक यूनिफॉर्म, एक कॉन्स्टेंट फिनोमेना है। एंड विद द गिवन, क्योंकि विद द गिवन प्लांट एंड मशीनरी में हमारा रिटर्न टू स्केल बदला ही नहीं जा सकता है, और जिसमें एक खास टेक्नोलॉजी है, खास नॉलेज के तहत वो मशीनें बनी होती है, वो प्लांट मशीन बना होता है, तो उसमें हमारा रिटर्न टू स्केल नहीं बदल सकता, उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं आ सकती, रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट रहेगा। तो और एक खास मुद्दत में, अगर एक खास मुद्दत में खास नोहाउ के, टेक्नोलॉजिकल नोहाउ की मशीन को हम लोग ले रहे हैं, खास मशीन को, तो उसमें हमारा रिटर्न टू स्केल में कहीं कोई तब्दीली नहीं आ सकती, वो बदल नहीं सकता, वो कांस्टेंट रहेगा। बट अलोंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस एट इनिशियल लेवल आउटपुट द फर्म माइट, क्योंकि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस में देखा है वो रिटर्न ऑफ स्केल होता है, और शॉर्ट टर्म में हम लोग महसूस करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ काम करता है। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग देख चुके हैं कि उसमें जब हमारा प्रोडक्शन शुरू होता है तो पहले वो बढ़ते हुए क्रम में हमारा प्रोडक्ट बनता है, फिर कांस्टेंट रेट से बनता है, फिर
गिरते हुए क्रम में बनता है, यानी आउटपुट बटा इनपुट इनिशियली बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, उसके बाद वो उसका वैल्यू 1 से नीचे गिरने लगता है। तो वही हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि बट अलोंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस एट इनिशियल लेवल आउटपुट, किसी भी इनिशियल शुरुआती दौर में फर्म जो है वो अपने प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिखाता है, फिर वो कांस्टेंट एंड अल्टीमेट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल दिखाता है, और फिर बाद में डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिखाता है, गिरता हुआ स्केल दिखाता है। लेकिन पूरे तौर पर अगर पूरे प्रोडक्शन को शुरू और बीच और बाद को सबको अगर मिलाया जाए तो अल्टीमेटली वो या तो डिमिनिशिंग घटते हुए रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन हो जाता है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का वो प्रोडक्शन हो जाता है, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का प्रोडक्शन हो जाता है। तो दैट इज इन पर्टिकुलर स्पेंड है, किसी खास मुद्दत में, किसी खास समय में, समयावधि में, और एक गिवन टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में द प्रोडक्शन जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता है। जो उसके खास उसके जो एट्रीब्यूट्स है या उसके जो खास एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उनकी जो विशेषता है कि दैट इज मशीन को इतना बढ़ाना होगा, लेबर को इतना बढ़ाना होगा, जो लॉ ऑफ रिटर्न का उसूल है, यानी सेम प्रोपोर्शन में लेबर अगर 10 लगता है एक मशीन के साथ तो 2 मशीन के साथ 10 और लेबर लगेगा, एक मशीन और होगी, यानी 2 मशीन होंगे तो 20 लेबर्स हो जाएंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, जो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने देखा है, तो जब लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है जो लॉ ऑफ रिटर्न को, दैट इज रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता है, लेकिन उस वक्त भी उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी एम्बेडेड होता है, उसमें शामिल होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के साथ साथ। यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस में हमारा शॉर्ट टर्म प्रोसेस भी चलता है और लॉन्ग टर्म तो चल ही रहा होता है, क्योंकि वेरिएबल के लिए हमेशा जगह रहती है, खासतौर से लेबर के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर में हमेशा हम लोग तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि लेबर लाना और एम्प्लॉय करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक लेबर को बढ़ाना या कुछ लेबर को बढ़ाना या कुछ लेबर को घटाना, तो ये टेम्पोररी फेज है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑलवेज ऑपरेटिंग विद द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब हम लोगों ने एक नया पेज खोल रखा है और ये हमारा कंक्लूडिंग पेज है कि रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न टू स्केल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने लिखा है कि शैल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू असर्ट दैट एवरी लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स अ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें वो तो रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म चेंज तो उसमें आ ही सकता है। हम लेबर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा घटा सकते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर जो है उसके तब्दीली के चलते टोटल प्रोडक्शन में तो हमारी तब्दीली आ ही जाएगी, हमारे यहाँ उसमें फर्क तो पड़ ही जाएगा। तो द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड also to have a short term production process or a collection of so many short term production process, यानी कि कई शॉर्ट टर्म प्रोसेस भी उसमें शामिल होते हैं लॉन्ग टर्म में, किसी खास मुद्दत में। अब मान लीजिए कि एक हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस हमने 12 घंटे का है, हमारे यहाँ फैक्ट्री में सुबह 6 से शाम 6 तक अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग 4 घंटे के लिए खास मुद्दत में हम लेबर को बढ़ा सकते हैं, अपने लेबर फोर्स को उसको घटा सकते हैं, तो उसके साथ हमारी प्रोडक्टिविटी पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी हर लॉन्ग टर्म प्रोसेस कई हिस्सों में शॉर्ट टर्म प्रोसेस में बटा होता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि सो द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिगार्डेड एज प्रेजेंट देयर विद ए लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर शॉर्ट टर्म छुपा हुआ है, हर छोटी मुद्दत उसके अंदर छुपी हुई है, जिसमें बहुत कुछ तब्दीली लाई जा सकती है, बहुत सा काम किया जा सकता है, बहुत से लेबर को कम किया जा सकता है या लेबर को बढ़ाया जा सकता है। तो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो इसमें बड़ा ये क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का। इसमें हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनहेरेंट है। कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनहेरेंट इन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और इसी में जो 2 लॉज जो है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में जो चीज आती है वो भी, और द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये दोनों जो है एम्बेडेड है, छुपा हुआ है, दबा हुआ है, एक साथ है कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखने में अगर कहीं कोई दुश्वारी आ रही हो तो प्लीज डू पॉइंट आउट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। और अगर इस वीडियो के बनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, टेक्निकल या एकेडमिक, तो प्लीज डू पॉइंट आउट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रेक्टिफाई माई मिस्टेक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।